तो सदियों से हम इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं, क्या हमारी धरती से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद है या नहीं। शुरुआती जीवन की खोज में हमने हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। कई सालों तक किए गए अध्ययनों में हमें निराशाई हाथ लगी। खोज के दौरान पता चला कि हमारे सौरमंडल में मौजूद किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल संभावनाएं मौजूद ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हमने जीवन की खोज के लिए इन ग्रहों का चक्कर लगा रहे उनके मून्स का अध्ययन भी करना शुरू कर दिया और उन पर हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिली जहां पर जीवन की संभावनाओं ने एक बार फिर से जन्म ले लिया है। आज हम इन्हीं उपग्रहों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे सौरमंडल में घूम रहे ग्रहों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और इन पर किस प्रकार वैज्ञानिकों को जीवन की संभावनाएं नजर आई हैं और क्या देखकर वैज्ञानिकों को लगा कि यहाँ पर जीवन हो सकता है या फिर जीवन पनप सकता है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, यानी सौरमंडल के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज करेंगे। लाइफ पॉसिबिलिटी ऑन डिफरेंट मून्स, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एनसेलेडस, जो कि शनि यानी सैटर्न ग्रह का उपग्रह है। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोपा की, जो कि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। उसके बाद टाइटन एक बार फिर से शनि ग्रह का उपग्रह है। ट्राइटन जो कि नेपच्यून का उपग्रह है। आयो एक बार फिर से जुपिटर का उपग्रह है, जहां पर जीवन की अनंत संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। उसके बाद नंबर आएगा गैनीमेड यानी जुपिटर का। हमारे अपने चांद यानी मून का हम पहले ही पता कर चुके हैं कि वहां पर जीवन की संभावनाएं नहीं है। आज हम इन्हीं चंद्रमाओं के बारे में जानेंगे और आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य यूट्यूब चैनल और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं सौरमंडल के चंद्रमाओं पर जीवन, लाइफ पॉसिबिलिटीज ऑन डिफरेंट मून्स। शुरुआती खोज के दौरान वैज्ञानिकों को जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून ग्रहों का चक्कर लगा रहे कुछ ऐसे चंद्रमाओं का पता चला जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा और सैटर्न ग्रह के मून एनसेलेडस पर जीवन के लिए जरूरी सभी 3 इंग्रेडिएंट्स विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे मौजूद सब सरफेस लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मौजूद है। ऐसे में काफी संभावना कि इन मून्स के विशाल सब सरफेस लिक्विड ओसिन में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स जीवन भी मौजूद हो सकता है। और वहीं सैटर्न ग्रह के मून टाइटन पर वैज्ञानिकों को लिक्विड हाइड्रोकार्बन के ओसिन्स और एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर भी मिला है। ऐसे में काफी संभावना कि इनमें से कुछ चंद्रमाओं पर जीवन मौजूद हो सकता है या भविष्य में वहां किसी प्रकार की मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर जहां हम इन चंद्रमाओं की एक अनोखी यात्रा करने वाले हैं और इनके बारे में और भी अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि जीवन केवल हैबिटेबल जोन में मौजूद ग्रहों पर ही पनप सकता है। तारों के हैबिटेबल जोन और उसकी गर्मी से परे मौजूद विशाल गैस जाइंट्स का चक्कर लगा रहे मून्स में भी जीवन पनपने की काफी उपयुक्त संभावनाएं हो सकती हैं। किसी ग्रह या उसके चंद्रमाओं पर जीवन के पनपने के लिए 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जिसमें पहला इंग्रेडिएंट्स है एनर्जी, जिसे कि सनलाइट और जियोथर्मल एनर्जी। वहीं जीवन के लिए दूसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है हैवी एलिमेंट्स, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। वहीं तीसरा जरूरी इंग्रेडिएंट्स है लिक्विड वाटर। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल के कुछ चंद्रमाओं पर जीवन के लिए जरूरी ये सभी 3 इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनसेलेडस सैटर्न। एनसेलेडस यानी सैटर्न का उपग्रह है। एनसेलेडस शनि ग्रह का छठा सबसे बड़ा और हमारे पूरे सौरमंडल में जीवन की सबसे ज्यादा संभावना से भरा हुआ चंद्रमा है। यह एक आइसी वर्ल्ड है जिसका सरफेस मुख्य रूप से फ्रेश सॉलिड आइस से बना हुआ है और यह एक काफी एक्टिव और यंग मून है जिसका निर्माण आज से करीब 100 मिलियन सालों पहले हुआ है। इसका सबसे पहले अध्ययन नासा के वॉयेजर मिशन 1 ने किया था। अपने शनि ग्रह के फ्लाईबाय के दौरान उसने इस चंद्रमा की कई तस्वीरें ली थी, जिसके बाद सैटर्न ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजी गई कैसिनी मिशन ने इस मून का करीबी से अध्ययन किया। कैसिनी को अध्ययन के दौरान इस मून को लेकर कई रोचक जानकारियों का पता चला, जिसमें सबसे खास था इसके पोल से निकलने वाले प्लम्स। अपनी खोज के दौरान कैसिनी स्पेसक्राफ्ट इन प्लम्स से होकर गुजरा था। इस दौरान इसने इन प्लम्स में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज की थी। भविष्य में नासा इस मून पर एक ऑर्बिटर और एक लैंडर मिशन भेजने की योजना पर काम कर रहा है, जो कि इसके सरफेस पर लैंड होकर इसके सरफेस का अध्ययन करेगा और साथ ही बर्फ के नीचे मौजूद सब सरफेस लिक्विड ओशन का भी पता लगाएगा।
बेहद ही कम तापमान और कठिन हालातों के बावजूद ये मून काफी एक्टिव है और जीवन की संभावनाओं से भरा हुआ है। शुरुआती खोज के दौरान वैज्ञानिकों को इस मून के पोल से आ रहे प्लम्स का पता चला, जिसका अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस मून के विशाल मोटे बर्फ परत के नीचे लिक्विड सॉल्ट वाटर के ओशियन यानी समुद्र मौजूद हो सकते हैं। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि इन प्लम्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, यानी कि इन सब सरफेस लिक्विड ओशियन में जीवन के लिए जरूरी सभी 3 इंग्रेडिएंट्स लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि यहाँ किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद है, या फल फूल रहा हो या फलने फूलने के कगार पर हो। नंबर 2, यूरोपा जुपिटर। दोस्तों, यूरोपा को जुपिटर सेकंड भी कहा जाता है। यह जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाने वाले 79 मून्स में से एक है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि जुपिटर ग्रह को उसका चक्कर लगा रहे 4 बड़े गैलीलियन मून्स के लिए जाना जाता है। यूरोपा उन्हीं 4 मून्स में से सबसे छोटा पर सबसे इंटरेस्टिंग मून है। यूरोपा पूरी तरह कई किलोमीटर विशाल बर्फ के लेयर से ढका हुआ है, जहां एक एवरेज तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है। अभी तक कई मिशनों ने यूरोपा के फ्लाई बाय को अंजाम दिया है, जिसमें पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे मिशन प्रमुख हैं। इन सभी मिशनों ने 1970 से 1980 के दौरान इस मून का करीबी से अध्ययन किया। इसके अलावा गैलीलियन स्पेसक्राफ्ट ने 1995 से लेकर 2003 के दौरान जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाते हुए इस मून का और भी करीबी से और बार बार अध्ययन किया। मई 2011 में लॉन्च किया गया जूनो स्पेसक्राफ्ट, जो कि अभी वर्तमान समय में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है, वो लगातार जुपिटर ग्रह और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन कर रहा है। वहीं भविष्य में नासा इस मून का अध्ययन करने के लिए इस पर यूरोपा क्लिपर नाम के मिशन को भेजने की योजना भी बना रहा है। 2012 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यूरोपा के साउथ पोल से निकल रहे वाटर प्लम्स का पता चला, जिसके बाद 2014 और 2016 में किए गए अन्य अध्ययनों में भी वैज्ञानिकों को इस तरह के अलग अलग प्लम्स का पता चला। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि यूरोपा के सरफेस में मौजूद मोटे बर्फ की परत के नीचे विशाल लिक्विड वाटर के ओशियन मौजूद हो सकते हैं, जहां किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ पहले से ही मौजूद हो या अपने शुरुआती एवोल्यूशन फेज में हो। टाइटन यानी शनि ग्रह का उपग्रह। टाइटन हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा और सैटर्न का सबसे विशालकाय मून है। यह पूरे सौरमंडल में इकलौता ऐसा चांद है जिसके पास हमारी पृथ्वी की तरह ही एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है। साथ ही यहाँ लिक्विड हाइड्रोकार्बन के रिवर और विशाल लेक्स भी मौजूद हैं। यहाँ पृथ्वी की तरह ही बादल बनते हैं, जिससे मीथेन और इथेन की बारिश होती है। 1980 में वॉयेजर मिशन ने टाइटन का करीबी से अध्ययन किया, जिसमें हमें पहली बार पता चला कि यहाँ एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर मौजूद है। जिसके बाद 1997 में सैटर्न और उसके मून टाइटन का अध्ययन करने के लिए कैसिनी हाइजेंस मिशन लॉन्च किया गया। 2005 में हाइजेंस प्रोब मेन कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर टाइटन पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया। इस मिशन ने टाइटन के सरफेस और लेक्स को मैप किया और उसकी सतह की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली। भविष्य में नासा इस बेहद ही अनोखे चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए टाइटन ड्रैगनफ्लाई नाम के मिशन को लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है, जो कि एक रोटर क्राफ्ट होगा जो इसके सरफेस पर लैंड कर सके और इसके कंपोजिशन और लेक्स का अध्ययन कर सके। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटन पर मौजूदा स्थिति काफी हद तक हमारी पृथ्वी के शुरुआती दिनों की तरह है। टाइटन कई मामलों में हमारी पृथ्वी की तरह है। आप इसे हमारे सौरमंडल में मौजूद पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता सोलर बॉडी कह सकते हैं। टाइटन का एटमॉस्फेयर काफी एक्टिव है और कॉम्प्लेक्स भी है, जो कि एक मुख्य रूप से नाइट्रोजन और मीथेन से मिलकर बना है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को टाइटन पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता चला, जो कि जीवन पनपने के लिए काफी जरूरी है। ऐसी भी संभावना कि यहाँ किसी प्रकार का जीवन मौजूद है जो हमसे काफी अलग है और जीने के लिए हमसे काफी अलग संसाधनों पर निर्भर करता हो। ट्राइटन नेपच्यून। ट्राइटन नेपच्यून ग्रह का सबसे बड़ा और हमारे सौर मंडल का सबसे विचित्र मून है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मून्स अपने प्लैनेट के रोटेशन की दिशा में उसका चक्कर लगाते हैं, वहीं पर ट्राइटन नेपच्यून ग्रह के रोटेशन के अपोजिशन डायरेक्शन में उसका चक्कर लगाता है, जो कि काफी विचित्र है। वैज्ञानिकों का मानना कि हो सकता है कि कई मिलियन सालों पहले ट्राइटन कुइपर बेल्ट का कोई हिस्सा रहा हो, जिसे नेपच्यून ग्रह ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से या अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने ऑर्बिट में ले लिया हो और फिर यह चक्कर लगाने लगा हो। इस विचित्र मून का सबसे पहले अध्ययन 1989 में किया गया था, जब नासा के वॉयेजर मिशन ने नेपच्यून ग्रह के फ्लाई बाय को अंजाम दिया। वॉयेजर मिशन ने इस मून की कई यादगार और साफ तस्वीरें ली, जिसने इस मून को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
वॉयेजर द्वारा जुटाई गई जानकारी से वैज्ञानिकों को पता चला कि यह एक काफी यंग और एक्टिव मून है, जहां नाइट्रोजन के विशाल गीजर मौजूद हैं, जो कि काफी विचित्र है। वैज्ञानिक इस मून का और करीबी से अध्ययन करने के लिए एक विशेष लैंडर मिशन पर विचार कर रहे हैं, जो कि इस मून पर लैंड होकर इसके सरफेस और नाइट्रोजन गीजर्स का अध्ययन करेगा। ट्राइटन के सरफेस से निकलने वाले कई किलोमीटर विशाल गीजर से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसका इंटीरियर आज भी काफी वार्म और एक्टिव है, यानी यूरोपा और एनसेलेडस की तरह इसके सरफेस के नीचे भी विशाल समुद्र होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में लिक्विड समुद्रों में से किसी प्रकार के लाइफ फॉर्म होने की पूरी संभावना मौजूद है। आईओ जुपिटर। दोस्तों, आईओ जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का 5वां और हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा वोल्केनिकली एक्टिव मून है। वैज्ञानिकों की खोज के दौरान आईओ मून पर 150 से ज्यादा वोल्केनोज का पता चला है, यानी यहाँ पर 150 से ज्यादा ज्वालामुखी आज भी सक्रिय हैं, जिनके प्लम्स इसके सरफेस से कई सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं। इसके पास एक बेहद ही थिन एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का बना हुआ है, यानी कि इसके सरफेस से ज्वालामुखी निकलते हैं, उनकी लपटें या लावा कई किलोमीटर ऊपर तक जाता है। नासा के वॉयेजर मिशन ने जुपिटर ग्रह के फ्लाईबाय के दौरान आईओ मून का करीबी से अध्ययन किया और वहां मौजूद विशाल काय ज्वालामुखी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। जिसके बाद जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए गैलीलियन स्पेसक्राफ्ट ने कई सालों तक आईओ मून और उसके वोल्केनोज पर अध्ययन किया और उसके वोल्केनिक प्लम्स का पता लगाया। वर्तमान समय में जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है और लगातार आईओ चंद्रमा और उसकी वोल्केनोज का अध्ययन कर रहा है। ज्वालामुखी के साथ ही वैज्ञानिकों को वहां कई विशाल लावा ट्यूब्स का भी पता चला है, यानी कुछ ऐसे ट्यूब्स हैं जिनमें लावा बहता है। ऐसे में उनका मानना है कि अगर वहां किसी प्रकार के अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स का पता लगा लें तो वहां पर किसी प्रकार के लाइफ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसे लावा ट्यूब्स हमारी अर्थ पर भी आइलैंड और सऊदी अरब के रेगिस्तान में मिले हैं, जहां माइक्रोबायल लाइफ भी पाए जाते हैं। ये लावा ट्यूब्स किसी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का रोल निभा सकते हैं। गैनीमेड जुपिटर। गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे विशालकाय मून है, जो आकार में मरकरी और प्लूटो जैसे प्लेनेट से भी बड़ा है। यानी कि अगर यह जुपिटर की जगह सूर्य का चक्कर लगा रहा होता तो इसे एक प्लेनेट की श्रेणी में रखा जाता। गैनीमेड हमारी पृथ्वी और हमारे इनर प्लैनेट्स की तरह ही अलग अलग कुल 3 लेयर से बना हुआ है। वहीं इसका सरफेस मोटे विशाल सॉलिड आइस की परत से ढका है। अपने फ्लाईबाय के दौरान नासा के वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन ने सबसे पहले इस मून का अध्ययन किया, जिसके बाद जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए गैलीलियन मिशन ने इस मून का करीबी से अध्ययन किया। वहीं वर्तमान समय में जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है, जो कि जुपिटर ग्रह और उसके मून्स का काफी करीबी से अध्ययन कर रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2030 में जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक विशेष मिशन भेजने पर विचार कर रही है। ऐसे में यह मिशन गैनीमेड मून का और करीबी से अध्ययन कर इससे जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यहाँ एक थिन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर और मैग्नेटोस्फीयर का भी पता चला है। साथ ही वैज्ञानिकों के अनुसार इसके सरफेस के नीचे दूसरे चंद्रमाओं की तरह ही सॉल्ट वाटर के समुद्र भी मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में इस नमकीन पानी के समुद्रों में किसी प्रकार के इनिशियल और कॉम्प्लेक्स लाइफ होने की संभावनाएं पूरी मौजूद हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन सभी चंद्रमाओं में से किस चंद्रमा पर किस प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है? इनमें से किस चंद्रमा पर भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं? आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और आज की वीडियो कैसे लगी, साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।